दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। दोस्तों ये सामान्य विज्ञान, इसमें दोस्तों रेलवे, SSC, बैंक, TGT, PGT, दोस्तों किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षा, वन डे एग्जामिनेशन, सभी के लिए दोस्तों सामान्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में कार्य करता है। इसके दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे में तो दोस्तों इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज सामान्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आप इन पेन कॉपी लेकर बैठें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और उत्तर देते जाएं कि आपने कितने प्रश्न हल किए हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों हमने इसका एक प्रैक्टिस सेट करा दिया, इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा हल करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 में दिए हैं दोस्तों, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट में। और दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है जो विगत परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए प्रश्न हैं, और ये प्रश्न दोस्तों बच्चों बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सही जोड़ी से है मतलब बताना है। तो दोस्तों एक साइड दी है रेडियम, पेंसिलिन, एक्सरे, चेचक, और दूसरी साइड दी है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर और के रोजेंटन। तो दोस्तों बताना है दोस्तों कि इसका सही जोड़ी कौन है। दोस्तों रेडियम का जो आपको पता है कि रेडियम का जो आविष्कार किया था वो किया था दोस्तों मैडम क्यूरी ने। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, जिसके लिए दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों पेंसिलिन की जो खोज की थी वो की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, इसको भी आप याद रखें। एक्सरे का जो खोज की थी दोस्तों वो की थी के रोटेंजन ने। और जबकि चेचक का जो आविष्कार किया था दोस्तों, चेचक के टीके का, वो किया था दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। तो दोस्तों ए का दूसरा है और बी का पहला। तो दोस्तों ए का दूसरा और बी का पहला, दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से याद रखें, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे की खोज के रोटेंजन ने, एक्स किरणों की खोज, और दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोस्तों ये विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अभ्यास करें। दोस्तों सफलता का मूल मंत्र है सिर्फ अभ्यास। अगर आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा पूछा गया है, गति का तीसरा नियम। गति के जो तीसरा नियम, गति के दोस्तों 3 समीकरण हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा दोस्तों बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो दोस्तों बताना गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? स्थिति से, बल से, संवेग से और दोस्तों समय से। तो दोस्तों जो गति का जो तीसरा नियम है वो दोस्तों वेग और स्थिति, इन दो से रिलेटेड है और इसको आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। दोस्तों गति का जो हमारा समीकरण होता है बच्चों, वो आपको पता है गति के 3 समीकरण होते हैं, इनको आप अच्छी तरह से सीख लीजिए और इनसे दोस्तों एक प्रश्न बनता ही अक्सर। गति का जो तीसरा समीकरण है, गति के 3 समीकरण दोस्तों ये v बराबर होता है u प्लस ए टी, इसको आप याद रखें। दूसरा है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है दोस्तों बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दोस्तों ये 3 समीकरण हैं जो गति के अक्सर परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड दोस्तों न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरते समय, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है, गति ऊर्जा में कमी होती है और गति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है दोस्तों बच्चों, तो क्या होता है उसमें जो गति ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है।
दोस्तों गति ऊपर से स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु जब गिरती है दोस्तों, तो दोस्तों गति ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, और दोस्तों स्थिति ऊर्जा में कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ऊंचाई के कारण होता है। तो गति ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। सेल्सियस में ताप का माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है। दोस्तों बताना 300 केल्विन के बराबर होता है कौन सा तापमान। तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस और कोई नहीं। तो दोस्तों बताना सेल्सियस के, और ये दोस्तों केल्विन में दिया है और हमें इसमें सेल्सियस में बदलना है। तो दोस्तों इसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम, जो केल्विन में से सेल्सियस बनाने के लिए इस पर 300 में से 27 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 300 दिया है ये, तो 300 माइनस करेंगे दोस्तों कितने, 273, 300 माइनस 273। तो दोस्तों इसको घटाने पर आएगा 10 में से 3 के 7 और 2 27 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों केल्विन से जब भी सेल्सियस बनाना हो तो माइनस 273 घटाते हैं, और सेल्सियस से अगर केल्विन बनाना है तो 273 जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो दोस्तों 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, और दोस्तों इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1.0003। इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों सी है, 1.0003 ये है दोस्तों इसका। दशमलव के बाद 3 जीरो रहते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी समझ लें। निरपेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक होता है दोस्तों निर्वात के सापेक्ष किसी वस्तु का जो अपवर्तनांक होता है वो दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में वस्तु की चाल बटे वायु में चाल। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक है जो निर्वात के सापेक्ष किसी वस्तु के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। कूलाम का नियम क्या कहलाता है। तो कूलाम को 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण का बल, 2 आवेशों के मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण का बल का परिमाण 2 आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों, 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण 2 आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा दिया, 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण 2 आवेशों की मात्रा के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों कि जो 2 बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है वो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर 2 दोस्तों। कूलाम ने जो नियम दिया था दोस्तों, कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच जो बल होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 आवेश है दोस्तों, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। ये आवेश Q1 है और दोस्तों ये आवेश है Q2। तो इनकी बीच जो दूरी दी है बच्चों वो D है। तो जो आवेश के जो बीच बल होता है वो F फोर्स होता है इनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण, वो दोस्तों इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है Q1 × Q2, और इनके जो बीच की दूरी होती है दोस्तों इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये इसका सूत्र है, F समानुपाती Q1/Q2। जब दोस्तों समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लेते हैं K, और K का मान होता है दोस्तों 1/4πε0। तो दोस्तों ये सूत्र याद रखना है कि जो आकर्षण बल होता है 2 बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों यही दिया है, दोनों आवेशों की मात्राओं के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर। तो कूलाम का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, अगर इससे दोस्तों न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य बताना है। हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड है। तो बताना दोस्तों इसमें से कौन कौन से सत्य हैं। ना तो ए और ना ही बी सत्य है। ऑप्शन बी केवल बी सत्य है। ऑप्शन सी केवल ए सत्य है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों सत्य हैं। तो दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 7 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो है केवल बी सत्य कि जो 25 डिग्री सेल्सियस
पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस की ध्वनि में चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि दोस्तों हीलियम गैस की ध्वनि में चाल 965 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होती, 965 मीटर पर सेकंड होती है। अगर यहाँ दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता तो ये भी सही होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर केवल बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 8वां देखते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 8वें में सबसे बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, बिस्मिथ, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन और पोटेशियम। तो बताना सबसे बाहरी ऑर्बिटल किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो 8वें का राइट आंसर है वो तो बी है दोस्तों, आर्सेनिक और बिस्मिथ। आर्सेनिक का दोस्तों परमाणु क्रमांक तो 33 होता है और इसका होता है दोस्तों 51। दोस्तों इनका जो है लास्ट में जो समूह 15 के तत्व हैं दोस्तों, दोनों ये आर्सेनिक, बिस्मिथ, और समूह 15 में दोस्तों ये तत्व आते हैं वो इस तरह हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ये दोस्तों आप याद रखें समूह 15 के तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और दोस्तों बिस्मिथ। ये दोस्तों समूह 15 के तत्व हैं। इनको याद करने का तरीका है नाना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ये समूह 15 के तत्व हैं। इनके सबके दोस्तों लास्ट में इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका 15 होता है, सबके लास्ट में दोस्तों 2 और 5, सबके लास्ट में कितना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इन्हें बताना है कि जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो किस ऑर्बिटल, तो दोस्तों इनकी जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में समान होती है, आर्सेनिक और बिस्मिथ। इसका राइट आंसर दोस्तों ये समूह 15 के तत्व हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस का रंग कैसा होता है। दोस्तों अम्ल जो होता है वो हमेशा जो है नीले लिटमस को क्या करता है दोस्तों, लाल कर देता है। इसको आप याद रखें, अम्ल हमेशा क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में कौन से तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया। तो दोस्तों हैलोजन के साथ जो रखे गए तत्व हैं वो हैं दोस्तों कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल जो है दोस्तों असमान गुण वाले तत्व हैं और इन तत्वों को दोस्तों जो है दोस्तों हैलोजन के साथ रखा गया। हैलोजन में दोस्तों आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हैलोजन तत्व हैं दोस्तों। हैलोजन का अर्थ होता है हेल्स प्लस जैनो। हेल्स का अर्थ होता है समुद्री और जैनो का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात समुद्र से उत्पन्न होने वाले तत्व। तो हैलोजन के साथ जो है, हैलोजन में दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन है। इनके साथ दोस्तों कोबाल्ट और निकेल को रखा गया, जो कि जो है इसका दोस्तों न्यूलैंड के एक नियम का अपवाद है। तो आपको याद रखना कोबाल्ट और निकेल। अत्यधिक आघातवर्तनीय धातु कौन कौन सी है। तो दोस्तों आघातवर्तनीय धातु वो कहलाती है जिन धातुओं को आसानी से पीट करके पतली चादर के रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, वो दोस्तों आघातवर्तनीय कहलाती है, मेलेबल धातु। तो दोस्तों इसमें सबसे जो ज़्यादा जो आघातवर्तनीय धातु है वो दोस्तों है सोना। तो इसका 11 का राइट आंसर दोस्तों सोना। तो सोना को दोस्तों सबसे ज़्यादा मुलायम और लचीली धातु होती है और इसको जो है दोस्तों हम जो है पतली चादर के रूप में और इससे तार भी आसानी से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर दोस्तों डी है सोना। तो सोना धातु तो आघातवर्तनीयता की परिभाषा है दोस्तों, धातुओं का वह गुण जिसे पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया गया। लेखन पेंसिल में कौन सी आती है। ठोस स्याही, लेड सल्फेट और ग्रेफाइट। तो दोस्तों जो लेखन पेंसिल, जो लिखने वाली पेंसिल होती है दोस्तों, उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 12वें का डी है दोस्तों। ग्रेफाइट दोस्तों एक कार्बन का अपर रूप होता है, इसको भी आप रख सकते हैं। ग्रेफाइट, फुलेरीन ये सब दोस्तों कार्बन के अपर रूप हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 13 पूछा, आदर्श गैस समीकरण जो PV बराबर nRT में जिनमें से कौन सा R का घटती मान नहीं हो सकता। तो दोस्तों R की घटती मान है, R जो है स्थिरांक होता है, जिसे गैस स्थिरांक कहते हैं। तो इसका जो घटती मान नहीं है दोस्तों 4 ऑप्शन 8.314, 10⁷ अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स और 8.314 वायुमंडल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 का जो राइट आंसर दोस्तों वो डी है, 8.314 वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन। वायव्य भट्टी में किसने आयरन ऑक्साइड को अपचित होती है। वायव्य भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड अपचित हो जाती है दोस्तों बताना। वायव्य भट्टी जो होती है लोहे का निष्कर्षण करने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों वायव्य भट्टी का। तो बताना है तो उसमें किसका जो है कौन सी धातु का अपचयन होता है, तो किसके द्वारा दोस्तों अपचयन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
दोस्तों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों क्या करती है, बढ़ते भट्टी में आयरन ऑक्साइड को अपचित कर देती है। दोस्तों आयरन ऑक्साइड का सूत्र जो तो दोस्तों वो होता है Fe2O3, इसको याद रखें Fe2O3। Fe2O3 दोस्तों होती है कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है दोस्तों CO। तो दोस्तों ये जो क्रिया करते हैं इसको Fe अलग कर देती है दोस्तों, Fe अलग हो जाता है और ये जो है CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो FeO3 से दोस्तों O निकल करके इसमें जुड़ जाता है CO में, तो ये FeO3 में Fe क्या हो जाती है, अपचित हो जाती है। संतुलन के लिए दोस्तों Fe के यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2Fe कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन के यहाँ 3 है तो यहाँ दोस्तों 3CO2 कर देंगे, और यहाँ भी दोस्तों कितने कर देंगे, 3 कर देंगे। तो दोस्तों ये Fe2O3 Fe में अपचित हो जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक है कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों CO होता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? पोटेशियम एवं सोडियम नाइट्रेट का, पोटेशियम और मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और चारकोल। दोस्तों गन पाउडर बताना है किसके मिश्रण से बनता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है C, चारकोल, सल्फर और दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल जो तो दोस्तों लकड़ी का बुरादा कहलाता है, सल्फर दोस्तों S होता है और पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों होता है KNO3। इन तीनों के मिश्रण से दोस्तों चारकोल बनता है। दोस्तों जो पोटेशियम नाइट्रेट का जो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है गन पाउडर में, ये होती है दोस्तों 65%। जबकि सल्फर दोस्तों गंधक होता है, इसकी मात्रा होती है 15%, और दोस्तों बाकी जो है जो शेष मात्रा होती है वो दोस्तों चारकोल की होती है, इसको आप याद रखें। इसके बाद उत्प्रवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया था। पिछली साल दोस्तों ये MP पुलिस में पूछा गया था और UP पुलिस में भी पूछा गया था। उत्प्रवर्तन का सिद्धांत दोस्तों दिया था ह्यूगो डी राइज ने दिया था उत्प्रवर्तन का सिद्धांत। दोस्तों उत्प्रवर्तन के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों क्या होता है, 1901 में दिया था कि जीवों में होने वाले आनुवांशिक परिवर्तन अचानक ही होते हैं, इन्हीं को दोस्तों उत्प्रवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में से शरीर के अंग और उनके स्रावित रस के मिलान का सही विकल्प करना। दोस्तों अमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से और छोटी आंत से। तो दोस्तों अमाशय से पता है आपको, अमाशय से निकलता है जठर रस, इसका राइट आंसर ये है। यकृत से दोस्तों आपको पता है यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। अग्नाशय से दोस्तों निकलता है अग्नाशय रस, और दोस्तों छोटी आंत से निकलता है आंतरस या आंतरी रस। तो दोस्तों पहले का A का दूसरा है और दोस्तों B का है तीसरा, तो A का दूसरा और B का तीसरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 17 का B। इसका राइट आंसर दोस्तों 17 का B। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 DNA माइक्रोपाइडिया में भी पाया जाता है ये, और दोस्तों ये नीचे देख कूट का सही विकल्प। दोस्तों ये प्रश्न अधूरा है। इसके बाद पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है? दोस्तों पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19 का पूछा गया है। तो दोस्तों पौधों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है दोस्तों वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टोमेटा। और स्टोमेटा को दोस्तों हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों 19 का रंध्र। दोस्तों जो रंध्र होते हैं ये पत्तियों में पाए जाते हैं दोस्तों ये, और पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको दोस्तों रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों आप याद रखें, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन्हीं के द्वारा होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम लिखने में तो कौन सा है? दोस्तों पूछा जाता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम, कोबालमिन, नियासिन, थायमिन और राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों विटामिन B का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों कोबालमिन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, विटामिन B का रासायनिक नाम कोबालमिन। दोस्तों आपसे एक विनम्र आग्रह है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो है दोस्तों एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है, और हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारा चैनल। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव क्या है? दोस्तों लैक्टोबैसिलस जो एक बताना है सूक्ष्मजीव क्या है। प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, फफूंद है या दोस्तों शैवाल है। तो जैसा कि दोस्तों पता है कि जो लैक्टोबैसिलस है एक जीवाणु है दोस्तों, एक बैक्टीरिया है दोस्तों, और ये बैक्टीरिया दोस्तों छड़ के आकार का होता है। और दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होता है ये पाचन में सहायता करता है दोस्तों, दूध को दही में ये परिवर्तित करता है दोस्तों बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। वायरस सामान्यतः किसके बने होते हैं? दोस्तों बताना, वायरस जो विषाणु होते हैं किसके बने होते हैं? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन प्लस एस्कार्बिक एसिड और प्रोटीन प्लस लिपिड। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि जो वायरस होते हैं वो दोस्तों प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों DNA और RNA इन दोनों को दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो
वायरस सामान्यतः किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं दोस्तों। एक वायरस जो क्या होता है कि दोस्तों प्रोटीन का एक खोल होता है दोस्तों। प्रोटीन का जो दोस्तों खोल होता है उसके अंदर दोस्तों डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों उससे जो है ये बना होता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना, जो वायरस है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? एनजीटी का पूर्ण रूप बताना है तो दोस्तों एनजीटी का पूछना होता है, ये 4 ऑप्शन: नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ये है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। दोस्तों इसको जो हिंदी में कहते हैं, नेशनल से दोस्तों होता है राष्ट्रीय, ग्रीन से दोस्तों हरित, और ट्राइब्यूनल से दोस्तों होता है अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। दोस्तों एनजीटी पर्यावरण से संबंधित शब्दावली है, इसको आप अच्छी तरह से जान लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 में है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को क्या करती है? स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करती है, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दोस्तों कंप्यूटर कहा जाता है। वो क्या करती है? डाटा को स्वीकार करती है अर्थात इनपुट करती है, फिर डाटा को प्रोसेस करके और दोस्तों आउटपुट करती है। तो दोस्तों उसको जो है क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा है, प्रश्न क्रमांक 25 आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? बताना है एसक्यूएल और मैक ओएस और लिनक्स और दोस्तों यूनिक्स। बताना कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर दोस्तों वो एसक्यूएल। एसक्यूएल दोस्तों एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि मैक ओएस, लिनक्स और यूनिक्स ये तीनों दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों एसक्यूएल जो होता है वो दोस्तों होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ये दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। दोस्तों आप इन प्रश्नों को एक बार अवश्य दोस्तों नोट कर लें और उनको नोट डाउन करें। और दोस्तों हम 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है जिसे मैं कराने की दोस्तों पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपसे एक बार और विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और इस प्रश्नोत्तरी को लाइक और शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।